हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना ये चैनल एजुकेशन में पहली वीडियो है अपनी। जैसे एक और वीडियो में डाल चुका हूँ जिसके बारे में आप लोगों को मैंने दिखाया है, जिसमें कि हम सीटेट को क्यों करना चाहिए और उसमें करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं इसमें, और कितने नंबर के होते हैं, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, फेल कितने नंबर पे होते हैं, ये सारा सारा इसके पिछले वाली वीडियो में डाल चुका हूँ। वो वीडियो और ये वीडियो में थोड़ा सा डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि मैं मटेरियल तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि आपको बीच में कोई ब्रेक मिले। पर डे एक दो वीडियो डाल डाल के हम लोग ये कोर्स को कवर करेंगे। आज हम एनसीईआरटी की जो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूलों में जो प्राइमरी में पढ़ाई जाती है, क्लास 4 की बुक आस पास नाम से है, उसको पढ़ेंगे। और हम वैसे ये जो किताब की पीडीएफ है एनसीईआरटी की ओरिजिनल, इसके माध्यम से हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दिखाएंगे, वरना ये किताब तो बहुत बड़ी है, ऐसे 2-2.5 महीने लग जाएंगे इसे तो पढ़ने में, और हमारा दिसंबर में ही एग्ज़ाम है। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा देखने के लिए, और एक जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं साथ में, किस तरह से बच्चे उसमें मतलब कि एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, और जब हम फोटो देख के या किसी चीज़ का चित्र देखकर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि रह जाती है और याद करने में हमें आसानी रहती है और थोड़ा समझने में भी अच्छा लगता है। वरना पीडीएफ भी है, उसके थ्रू आपको नोट्स लिखाए जाएंगे, बस आपको टॉपिक ही लिखाए जाएंगे जो भी होगा चैप्टर वाइज। ये नहीं कि आपको पूरे पूरे चैप्टर में फालतू की बातें लिखाई जाएंगी, और वही क्वेश्चंस, और जो भी मैं लिखाऊंगा उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। तो चलते हैं हम पहले पार्ट की तरफ, जिसका नाम है चलो चलें स्कूल। इस पहले पार्ट में देखिए, जो ये फोटो है इसको आप देखें, बांस से बना पुल। तो ये जो बांस से बना पुल है, इसमें देखिए ये आसाम में है। कहाँ पे होता है ये? आसाम में। तो आसाम में होता है ये पुल, ये लिखा अपना आसाम। तो आसाम में जब ये पुल होता है तो इसमें आप देख रहे हैं बांस से, जो ये बांस की बल्लियां हैं, ये देखिए आप, ये है, और ये है बांस की बल्लियां हैं, और ये बीच में दो बांस बंधे हुए हैं, इसके ऊपर बच्चे चल रहे हैं। तो ये जो पुल होते हैं ये इस तरह के आसाम में होते हैं। हम इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ए फॉर आसाम और बी फॉर बम्बू। ठीक है, बांस को इंग्लिश में बम्बू कहते हैं, तो बी फॉर बम्बू, ए भी याद कर सकते हैं हम इस तरह से। तो उसके बाद हम अगला देखते हैं। ये इसमें क्या है? चलो चलें स्कूल। इसमें क्या है? इसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि बच्चे किस किस तरीके से स्कूल जाते हैं अपने घर से। जो गांव के बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो किस किस तरह से स्कूल जाते हैं। अब जाते तो बच्चे शहर में वैसे बसों से, गाड़ियों से। तो हम जो है ये एनसीईआरटी बिल्कुल ग्रामीण के तहत बनाई गई है कि, और अधिकतर आप सबको पता ही है कि सरकारी स्कूल में गांव के ही बच्चे पढ़ते हैं, और शहर के जो होते हैं वो पढ़ाना भी नहीं पसंद करते हैं, ये तो क्लियर बात है। तो आगे फिर चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो आसाम में ज़्यादा बारिश होती है, जिस कारण बांस के पुल बने होते हैं, जिससे कि बच्चे स्कूल जाते हैं। आगे चलते हैं, ट्रॉली। देखिए ये ट्रॉली है, ट्रॉली का यूज़ कहाँ होता है? ये होता है लद्दाख में। लद्दाख में आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से जाने के लिए एक रस्सी बांध दी जाती है जिस तरह से, और ये हमारी ट्रॉली है, इसमें बच्चे बैठ जाते हैं, और ये चैन के माध्यम से एक जगह से दो जगह देखी जा रही है,
ये ट्रॉली। जब वो बोलेंगे कि ट्रॉली या लद्दाख में किस चीज़ से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रॉली से। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बनी होती है। ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ट्रॉली जो है वो लकड़ी से बनी होती है, झूला आकार की तरफ। तो पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। तो जो है पुली होती है, ये पुली इस रस्सी पर सरकती है, ये वाली पुली। इसकी मदद से ये 4-5 बच्चे एक ट्रॉली में बैठकर स्कूल चले जाते हैं, नदी पार करते हैं। इसके बाद है हमारा सीमेंट का पुल। ठीक है, सीमेंट का पुल अपने यूपी बिहार में आपको देखा ही है, अधिकतर ये पुल होते हैं सीमेंट के बने हुए। तो इनके बारे में क्या बताएं। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा। इसके बाद है बल्लम। देखिए जैसे कि लद्दाख में और बल्लम में, बल्लम कहाँ की है, केरल में। बल्लम होती क्या है वैसे, ये एक नाव होती है लकड़ी की बनी हुई, जो कि क्या कहाँ चलती है, केरल में। ये जैसे कि अटपटा नाम है ना बल्लम, तो ये आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या है, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं या पहुंचते हैं। ठीक है, तो बल्लम के बारे में। ऊंट गाड़ी वही पता ही है आप, ये ऊंट कहाँ रहते हैं, जहाँ पे रेत होती है। और रेत कहाँ अपने इंडिया में, राजस्थान में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। हम राजस्थान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के बारे में भी जानते हैं। तो बैलगाड़ी थोड़ी सी हो गई है, तो हम बैलगाड़ी। ठीक है, बैलगाड़ी के बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। तो बैलगाड़ी अपने गांव क्षेत्र में आप फेमस है। ये कहाँ होती है, मैदानी इलाकों में एक गांव में है ये। ठीक है, वो गांव में ही होती है बैलगाड़ी, और कहाँ होती है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये बैलगाड़ी के बारे में था। इसके बाद है साइकिल की सवारी। ये तो अब सवारियों पर आ गए हैं, अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। बर्फ़ पर चलते बच्चे। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। यहाँ उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका होता है, तो यहाँ पे ये ऊबड़ खाबड़ देखिए बच्चे चलते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थरों के बीच में से रास्ते होते हैं। इधर भी पत्थर हैं और इधर भी पत्थर है, बीच में बच्चे हैं। तो हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। उसके बाद है हमारा, नीचे चलते हैं, देखते हैं भाई हमारा पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग अपने नोट्स पर चलेंगे। ठीक है, अब ये नोट्स है, नोट्स देखिए।
पहले लेते हैं पाठ 1, चलो चलें स्कूल। इसी तरह से आप बना लेना टॉपिक डाल के, या 1 2 3 मैंने डॉट लगा दिया, 1 2 3 है। बांस से बना पुल आसाम में, ट्रॉली लद्दाख, सीमेंट का पुल समान स्थल, बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव केरल में, अभी मैंने दिखाया था आपको, ऊंट गाड़ी राजस्थान, बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट हो चुका है पूरा। अब इसके बाद अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। अब पार्ट 2 है, इसमें दिया है कान कान में। इसमें क्या है, कान के ही माध्यम से कुछ पक्षी या जानवरों की पहचान करना बताया गया है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये देखिएगा पार्ट 2 कान कान में। हाथियों के बारे में, जानवर के बारे में जो भी हैं, कान चूहा, और ये एक बार थोड़ा सा सरसरी नज़रों के से देख लीजिए। पक्षियों के बारे में भी है, मगरमच्छ के बारे में, और ये हाथी, कौवा, मोर, चिड़िया, भैंस, छिपकली, इन सब के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है किसके सिर पर आंखें होती हैं। जो आंखें होती हैं वो सिर पर होती हैं, और जो छेद होते हैं जिनको कान कह रहे हैं हम लोग, पंखों से ढके होते हैं। वो कौन सी होती है, पक्षी होते हैं वो, ठीक है। वो क्या होते हैं, पक्षी। थोड़ा सा बड़ा चित्र कर लें। तो वो होते हैं हमारे पक्षी। इसके बाद है छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। देखो जैसे पक्षी में क्या होता है, उसकी जो आंखें होती हैं वो सिर पे होती हैं, और जो कान जैसे कुत्ता बिल्ली या मनुष्य में जो कान दिखाई देते हैं वो इसमें नहीं दिखाई देते हैं, ये बस एक छेद होता है। इसी तरह से छिपकली में भी होता है, ठीक है, और इसी तरह से पक्षियों में सेम। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फिर। इसके बाद मगरमच्छ के बारे में भी है। मगरमच्छ में जो आंखें होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। जानवर की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। अच्छा, ये डिजाइन क्वेश्चन आता है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन क्यों होता है? तो आंसर है बालों के कारण। उसमें ऑप्शन होता है कुछ इस तरह से, जलवायु के कारण, या डिजाइन बना दी जाती है, इस तरह से कुछ अटपटे आते हैं। तो हमारा मेन क्या है, बालों के कारण ही डिजाइन बनती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कान जो होते हैं, कान के बारे में थोड़ा डिटेल में आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में नया नया हूँ। देखिए मेहनत तो आपके सामने दिखाई दे रही होगी, सब कुछ पीडीएफ वगैरह लिखना और उसको कलर करना, दिखाना। तो इसके लिए आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करते चलने चैनल। अब मैं क्या कहूँ, अभी तो शायद 1 ही 2 सब्सक्राइब होगा, 1 ही होगा जहाँ तक है, वो भी मैं नहीं कर रखा है। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ऐसे ही सब्सक्राइब वगैरह में, और वीडियो वगैरह देखिए, आपको सही कंटेंट मिलेगा। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाता हूँ, थोड़ा डिटेल में, ये आदत होती है टीचरों की अलग अलग। और जहाँ तक है मैं आपको याद कराता हुआ चलूँगा। सिर पर आँखें देखिए किस किस की होती है, पक्षियों के, छिपकली के, मगरमच्छ के। बस क्लियर हो गया, ठीक है। त्वचा पर डिजाइन बालों के कारण, जो रेड निशान है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। वह जानवर जिसके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं तो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। जो जानवर सिर पर बाल, ऑप्शन आते हैं ऐसे करके, ऐसे जानवर बताइए, या फिर वो जानवर बताइए जो बच्चे देते हैं।
फिर ऑप्शन आएंगे नीचे, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, या और दूसरा जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कहीं होगा कान नहीं होते। तो मेन चीज क्या है, शरीर पर बाल भी होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि कोई चार पैरों वाले जानवर देखो, इस भैंस गाय के शरीर पर बाल होते हैं और कान भी दिखाई देते हैं बड़े बड़े। और फिर उसके बाद दूसरा है, वह जानवर जिसके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते, अंडे देते हैं। कोई भी पक्षी ले लो, उनके कान बाहर नहीं दिखाई देते। जैसे कि पक्षी में अब छपकली थोड़ी होगी, तो छपकली के मगरमच्छ के कान भी तो नहीं बाहर दिखाई देते हैं, तो वो भी अंडे देते हैं। कछुआ होता है, कछुआ भी हमारा अंडे देता है, क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर बाल या फिर कान दिखाई नहीं देते। तो ये एक आसान तरीका है। अब पार्ट 3 है, नंदू हाथी। इस पाठ में हाथियों के बारे में बताया गया है। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको फोटो वगैरह दिखा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो, हाथी के झुंडों की सरदार कौन होती है? सबसे बड़ी बुजुर्ग जो बूढ़ी हाथिनी होती है वो होती है, ठीक है। मादा हाथी जो होती है वो झुंड की सरदार होती है। इसमें जो है मेल एलिफेंट को प्राथमिकता दी गई है, सबसे पहले तो ये याद रखना। और जो जेंट्स होता है या नर हाथी होता है उसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो अब यह है, नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं कितने साल में? 14 से 15 साल में। 14 से 15 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। एक हाथी दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलो, ठीक है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। भाई ये मत सोचना कि वो ज्यादा खाता है तो सोता भी होता, इतना नहीं सोता है वो मात्र 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये टॉपिक याद रखना, वो पूछेगा हाथी के बारे में बताइए, तो वो इसमें डाल सकता है कि यहाँ 200 किलो कर सकता है, यहाँ 8 से 10 घंटे कर सकता है। इस तरह से वो आपको 4 ऑप्शन देगा उसमें से, या फिर पूछ सकता है इसमें से एक सही उत्तर चुनिए, या फिर बोल सकता है इसमें से एक गलत चुनिए, 3 सही डाल देगा। तो आगे थोड़ा गले में दर्द होने लगा है। जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, तो हमारे शरीर में 1-2 दिन दर्द होता है, 1 हफ्ते तक, तो उसी तरह से मेरे भी गले में। और मैंने ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है, बस तीसरे पाठ में ही आते आते, लेकिन बोलना पड़ता है ना तेज तेज। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? 204 घंटे। ये तो हो गया। हाथी मिट्टी में क्यों लेटता है? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए, ठीक है। कान का प्रयोग हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए करते हैं। वो जो कान नहीं हिलाते रहते हैं वो पंखे का काम करते हैं। झुंड में कितने हाथी होते हैं? 10 से 12। मादा हाथी जो होती है और कुछ बच्चे होते हैं। 10 से 12 जो होते हैं उसमें मेल नहीं होता, कोई मेल नहीं होता, उससे 10 से 12 ही होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं बस। पार्ट 4, चलिए इसमें मैं पार्ट 3 की थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मिल जाए इसमें। अब इसमें नहीं, हम पार्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। पार्ट चेंज करेंगे तो हम आते हैं, थोड़ा सा टाइम देना। हमारा था पार्ट 3। पार्ट 3 हम पीडीएफ खोल रहे हैं और ये हमारी खुल चुकी है पीडीएफ। देखिए हाथी के बारे में, नंदू हाथी। तो हाथी के बारे में सूरज, आसमान, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पानी में खेल रहे हैं, तो ये देखिए ये लिखे हैं सब। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और ये जो भी मैंने 2 से 4 घंटे सोता है, सब कुछ आपको लिखा दिया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा चित्र दिखा दिया है। और पानी में खेलते हैं, कीचड़ में। ये देखिए, झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही एक झुंड में रहते हैं। ये मैंने आपको सब दिखा दिया थोड़ा सा, और लिखा तो दिया ही है इम्पोर्टेंट। और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम 4 पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेते हैं 4 पार्ट में क्या है। अमृता की कहानी, ठीक है। इसमें अमृता की कहानी होगी। देखिए अमृता है, ये खेल ली, इसका भाई भैंस पे बैठा हुआ है।
गांव की लाइफ ऐसी होती है। और ये पेड़ खतरे में है, इसमें कहानी में बताया गया है कि एक पेड़ खतरे में होता है तो अमृता किस तरह से इसको बचाती है। देखिए, लकड़हारा पेड़ काटने जा रहा है, अमृता पेड़ से लपट गई है। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। तो ये पेड़ के बारे में है, और आप पढ़ने के लिए आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी की बुक से आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ मेरी तरह अपलोड भी कर लेना, अपना किताबें वगैरह तो मिल ही जाती हैं। तो हम फिर अपना आगे को चलते हैं और पार्ट 5 भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार खोलने में दिक्कत होती है ना। इसमें अनीता की मधुमक्खियाँ। देखिए, अनीता मधुमक्खी से संबंधित है, अमृता पेड़ पौधों से, पेड़ को जो काटने के लिए। तो मधुमक्खियों के बारे में बताया गया, शहद के बारे में। सितंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई। तो सितंबर और दिसंबर में मधुमक्खी पालन वगैरह के लिए बताया गया है। और चींटियों के बारे में भी ये देखते हैं। अब आगे फिर हम लोग अपने टॉपिक पे ही चलेंगे सीधे सीधे, क्योंकि मैं आज पार्ट 5 तक ही कराऊंगा। अमृता की कहानी पार्ट 4 में है। अमृता कहाँ रहती थी? खेजड़ी गांव में। ठीक है, ये टॉपिक वाइज है, आपको पार्ट पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद है, खेजड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में, जोधपुर के पास। खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? लकड़ी के। खेजड़ी में कौन लोग रहते थे? विशोई। विश्नोई जनजाति के लोग रहते थे। ठीक है। कम पानी में जीवित रहने वाले पेड़ खेजड़ी पेड़ होते हैं। ठीक है। नोट देखिए, नोट भी इसमें का खेजड़ी पेड़ के बारे में है। इसमें काफी सवाल आते हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में, थोड़ा सा दिमाग में रखना। खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, जैसे अपना नीम की हुई और सालौन शायद होती है, ये नीम की तो कीड़ा नहीं करता इन्हें खराब, क्योंकि वो तो एंटीबायोटिक होती है नीम की। इसी तरह से कीड़ा खराब नहीं करता खेजड़ी पेड़ की लकड़ी को। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती थी, और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते थे। इसकी जो फलियां थी वो सब्जी बनती थी, पत्तियों की जानवर खा लेते थे और कीड़े नहीं लगते हैं। छाल दवा बना, देखिए मैंने आपको इतने अच्छे से नोट्स लिखाए हैं, जो आप ब्लू ब्लू हेडिंग है इसको पढ़ लें, बस आपका रिवाइज तुरंत हो जाएगा। कीड़ा खराब नहीं, छाल दवा, और फलियां सब्जी, पत्तियां यहाँ के जानवर खाते। इस तरह से पार्ट 5, अनीता की मधुमक्खियां। मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। अनीता कहाँ रहती है? बेचाहा गांव में। अनीता बेचाहा गांव में। और अमृता कहाँ रहती है? खेजाड़ी गांव में। कभी मिक्स ना कर देना। बेचाहा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। देखिए, मधुमक्खी बिहार में चल रही है, मुजफ्फरपुर में। और जो अमृता की कहानी वो राजस्थान जोधपुर में चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी ऐसा हो सकता है कि वो अमृता का नाम लेके आपको पूरा पूरा टॉपिक लिखा दे राजस्थान के बारे में, उसके सॉरी बिहार के बारे में, और एक टॉपिक राजस्थान के बारे में कुछ बता दे थोड़ा सा, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तब होता है जब आप पढ़ ले तो लेते हैं, लेकिन डीप में नहीं पढ़ते हैं। इसी के लिए आप ज्यादा किताब से अच्छा है यहाँ पे सीधे सीधे टॉपिक ढंग से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो उसके बाद है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देती है कौन? रानी मक्खी। जो रानी मक्खी होती है वो मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देती है। ठीक है, रानी मक्खी का ही काम होता है, बाकी मक्खियां काम करती हैं। ठीक है, शहद लेके आती हैं, रानी मक्खी ऐसा नहीं करती है। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? फरवरी में। ये भी क्वेश्चन आता है, लीची के फूल कौन से माह में, क्योंकि एनसीईआरटी में लीची के फूलों के बारे में या लीची के बारे में दिया है, तो लीची ही के फूल तो बहुत सारे होते हैं, गुलाब के, कमल के, लेकिन एनसीईआरटी में किसी चैप्टर में इसका डिटेल में जिक्र नहीं किया गया है। लीची के बारे में किया गया है, तो लीची के ही बारे में है। फिर है, मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं?
मधुमक्खियां पालन कब करना चाहिए? देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, अंडे कब देती हैं और पालन कब करना चाहिए। अंडे तो अक्टूबर से देती हैं और मधुमक्खियां का पालन दिसंबर माह में करना चाहिए, जैसे अभी थोड़ा सा हमने देखा था पीछे। फिर है नोट, छत्ते में नर मक्खियां बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। ठीक है, ये है इसमें, जो छत्ते में जो मधुमक्खियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं और बाकी मधुमक्खियां काम करने के लिए होती हैं। तो उम्मीद है आपको चैप्टर अपना ये अच्छा लगा होगा। तो आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। फिलहाल तो शेयर की और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताएं, कुछ गलतियां की हों वो भी लिखें, उनको सुधारने का कोशिश की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।